हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं एक ऐसे शख्स की स्टोरी आपके सामने लेके आई हूँ जिसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में बहुत अप एंड डाउन आए और इन्हीं अप एंड डाउन में इसने कैसे अपने प्यार को ढूंढा, कैसे उसके साथ उसने शादी की और कैसे उसने अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाई, ये सभी हम इस कहानी में देखेंगे। कहानी बहुत प्यारी है, तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। और कहानी शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है उषा। उषा अभी 18 साल की है और इसकी एक दोस्त है, दोस्त से बढ़कर है, बेस्ट फ्रेंड कह लो। उसकी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम है गायत्री, और ये गायत्री से बहुत प्यार करती है। और इस उम्र में ना इसको पता नहीं था कि समलैंगिक क्या होता है, लेकिन इसे पता था कि प्रेम क्या होता है। उषा ना गायत्री की बहुत केयर करती थी, उसके लिए हमेशा ओवर पॉजेसिव होती थी। और गायत्री अगर किसी और से बात करती थी ना तो उषा को बहुत गुस्सा आता था। और जैसे उषा गायत्री की केयर करती थी वैसे गायत्री भी उषा की केयर करती थी। इवन गायत्री तो उषा पे अपनी जान लुटाती थी, वो ना उषा के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई दोनों को नहीं पता चला। दोनों गांव में रहते थे और दोनों शाम को मिला करते थे और खेला करते थे। दोनों का घर भी पास पास ही था, दोनों ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही बिताते थे, चाहे बाजार जाना हो या कुछ भी करना हो दोनों साथ में ही करते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस प्यार को कहते क्या है ये चीज़ उन दोनों को नहीं पता था। तो एक दिन ना उषा गायत्री को कहती है कि गायत्री, मैं ना तेरे से बहुत प्यार करती हूँ और मैं ना तेरे बिना रह नहीं सकती। और पता है इन फ्यूचर अगर मेरे घर वालों ने शादी के लिए ज़िद करी ना तो मैं शादी नहीं करूँगी, मैं कुंवारी रह जाऊँगी, लेकिन तेरे अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। गायत्री उसे कहती है फिक्र मत कर, अगर तेरे घर वालों ने कहीं और शादी भी कर दी ना तो मैं तुझे भगा के ले जाऊँगी, तू मेरी और मेरी रहेगी। इस समय ना ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और धोखा देना, छल कपट, ये सब क्या होता है इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं पता था। ये दोनों जो अंदर से थे वही बाहर से भी थे। दोनों गांव में जब अपने खेतों में बकरियां या भैंस चराने के लिए जाते थे तो खाना भी साथ में लेके जाते थे। और जो गायत्री लेके आती थी वो अपने हाथों से उषा को खिलाती थी और जो उषा लेके आती थी वो गायत्री को अपने हाथों से खिलाती थी। इन दोनों का प्यार ऐसे ही चल रहा था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी हमेशा स्मूथ ही चले। ज़िंदगी में अप एंड डाउन तो आते ही हैं और इन दोनों की ज़िंदगी में भी एक बड़ा सा मोड़ आता है। उषा की मम्मी की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी और उषा के पापा तो बहुत पहले ही चले गए थे। तो उषा बहुत अकेली हो जाती है और उसके दादाजी और दादी जी की जिम्मेदारी हो जाती है उषा को संभालना। उषा की अब मम्मी तो नहीं रही, लेकिन एक बात अच्छी थी कि उसके इस दुख भरे घड़ी में गायत्री उसके साथ थी। अब तो वो उसके साथ ही हमेशा रहती थी और कहती थी कि चाहे सब छोड़ के चले जाए मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। गायत्री तो 2-3 दिन तक अपने घर नहीं जाती थी, वो उषा के साथ रहती थी। उषा को इस सदमे, इस दुख से उभरने में करीब 1 महीने से ज़्यादा लग गए और गायत्री ने बहुत मदद की उस सदमे से निकलने के लिए और उषा धीरे धीरे सारे सदमे से उभर जाती है। लेकिन अब घर में तंगी आ जाती है पैसों की, क्योंकि दादाजी वैसी तबीयत ख़राब थी, उनकी चल नहीं पाते थे। दादी जी भी दूसरों के घरों में काम करती थी और लेकिन कभी जाती थी कभी नहीं जाती थी, क्योंकि उनकी भी तबीयत सही नहीं थी। बुज़ुर्ग लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है। और अच्छे से काम करने के लिए उषा की मम्मी ही थी, लेकिन अब वो भी नहीं रही, घर में काफ़ी तंगी आने लगती है। तो सारी चीज़ें निगरानी रख के उषा एक घर में काम करने लग जाती है। वो एक कोठी में काम करने के लिए जाती है और शाम को ही आती है, जिससे कि गायत्री और उषा अब ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। दोनों के पास फ़ोन भी नहीं था जो हमेशा बात करते रहे, इसीलिए या तो रात को या सुबह सुबह ही दोनों मिल पाते थे। और इधर दादाजी को उषा की कुछ ज़्यादा ही टेंशन होने लगी। तो एक दिन उषा जब काम करके आती है तो गायत्री भी आती है। तो उषा को दादाजी बुलाते हैं और वो कहते हैं कि देख उषा, मैं और तेरी दादी अब बुज़ुर्ग हो रहे हैं, पता नहीं आज हैं कल नहीं, तो तू हमारी नज़रों के सामने शादी कर ले, हमें भी कम से कम सुकून की मौत तो आएगी। ये सुन के उषा का तो पता नहीं, लेकिन गायत्री के अंदर बहुत बेचैनी हो जाती, क्योंकि दादाजी काफ़ी सीरियस होकर वो सारी चीज़ें कह रहे थे और गायत्री कह रही थी कहीं उषा मान ना जाए शादी के लिए, लेकिन उसे अपने प्यार पे भरोसा था। तो उषा कहती दादाजी, हर समस्या का हल शादी नहीं होता, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। उसके दादाजी कुछ पल के लिए इस बात को टाल देते, लेकिन वो बीच बीच में शादी की बात छेड़ ही देते थे। और अब तो आए दिन उसकी शादी की बात होती थी। उषा को अभी दिल बैठा जाता था, क्योंकि वो चाहकर भी किसी लड़के के साथ नहीं कर पाती शादी, क्योंकि उससे तो गायत्री से प्यार था, उसके जिस्म से नहीं उसके रूह से। एक दिन उसके घर में उसकी बुआ आती है और वो उषा को समझाती है कि देख उषा, अब ना तो तेरी माँ रही ना तेरा पापा रहा, अब तेरे दादा दादी है, ये भी बुजुर्ग है, आज है कल नहीं, तो इन दोनों की निगरानी में शादी कर ले, क्योंकि कल को अगर ये दोनों भी नहीं रहे ना तो तेरे से कोई शादी नहीं करेगा, सब बोलेंगे अनाथ है, पता नहीं अकेले रही है, कैसे रही होगी। तुझे तो पता ही है ना लड़कियों पे कितनी जल्दी दाग लग जाता है। मैं तेरे लिए एक लड़के का रिश्ता लेकर आई, लड़का बहुत अच्छा है, गाड़ी चलाता है और उसका यहाँ पे 1 बीघा ज़मीन भी है और उसका दिल्ली में भी घर
लेने की सोच रहा है तो तेरी ज़िंदगी सँवर जाएगी, ऐसे रिश्ते बार-बार नहीं आते। तो उषा कहती है कि बुआ जी, अभी-अभी तो मेरी माँ की मृत्यु हुई है, मुझे थोड़ा समय दे दो, कम से कम 1-2 साल तो रुक जाओ। तो उषा कहती ले मतलब तुझे शादी नहीं करनी, ये रिश्ता भी हाथ से जाएगा। उसकी बुआ बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसकी दादी उदास हो जाती है, अपनी दादी को उदास देख इधर उषा का कलेजा चलता है और वो कहती है कि क्या मेरे दादा-दादी मेरी वज़ह से उदास हैं? 2 दिन तक तो शादी की बात नहीं होती, लेकिन तीसरे दिन फिर दादाजी आते और वो कहते हैं कि तेरी बुआ ने बोला कि एक बहुत अच्छा लड़के का रिश्ता आया है, तो शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या दिक्कत है तेरे को? देख तुझे देख-देख के ना हमारा कलेजा कटता है कि कहीं हमारे जीते जी इसकी शादी नहीं है तो इसका क्या होगा? बीच में गायत्री भी आ जाती। फिर दादाजी कहते गायत्री तू ही समझा अपनी सखी को, ये शादी नहीं करना चाहती, कहीं तू ही तो इसको मना नहीं कर रही है शादी करने के लिए। तो गायत्री उस समय कहती नहीं, नहीं दादाजी मैं ऐसा क्यों कहूँगी? फिर दादाजी कहते हैं कि जो लड़के का रिश्ता आया था उस लड़के के बाप से मैंने बात करी और उसको मैंने हाँ बोल दिया। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उषा हाँ बोले या ना बोले, इसकी अगले महीने ही शादी कर देंगे क्योंकि इसको तो कोई फ़िक्र है नहीं, लेकिन हमें तो बहुत फ़िक्र। ये सुन के उषा को बहुत दुःख होता है कि उसके घर वाले ऐसा कह रहे हैं। गायत्री को भी उषा का दर्द समझ आ रहा था कि वो अंदर से क्या महसूस कर रही है। शाम को उषा बकरी चराने के लिए खेत में जाती है, वो काम पे नहीं जाती है और वो जो खेत था वहाँ पे एक नदी भी थी, वहीं पे बैठती है। पीछे से गायत्री भी आती है और गायत्री का उदास चेहरा देख के उषा कहती है कि तू उदास मत हो, मैं क्या करूँ? मैं अपने दादा दादी जी के सामने और इस समाज के सामने कुछ नहीं कर सकती। ये समाज इतना विशाल है और हम बस एक, कौन सुनेगा हमारी? तो मैं तो कहती हूँ हम दोनों मिलके ना इस नदी में कूद जाते हैं। तो गायत्री कहती पागल है क्या? आसान है खुद को ख़त्म करना? तुझे पता है बड़े फैसले लेने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए और मेरे अंदर जिगरा नहीं है कि मैं खुद को ख़त्म कर दूँ। मैं तुझे एक बात बोलूँ? तो उषा कहती हाँ बोलो। तो गायत्री कहती है क्यों ना हम दोनों भाग चले, शहर चलते वहाँ जाके शादी कर लेंगे। तो उषा हंसती रहो कहती ये सब इतना ईज़ी है क्या? 1 रुपये भी है जेब में कि शहर जाके शादी कर लेंगे? तो गायत्री कहती है मतलब कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है, जो तुम्हारे दादाजी कह रहे हैं वो कर लो, शादी करो, घर बसाओ और समाज के साथ चलो। तो उषा की आंखों में आंसू आ जाते और वो रोते हुए कहती है कि तुम मुझे कह रही हो शादी करने के लिए, तुम जिसने जीने मरने की कश्में खाई थी, जिसने कहा था कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे। तो गायत्री की भी आंखों में आंसू आ जाते और वो कहते हैं मैं तो अपनी मर्जी से कह रही हूँ ना तुम्हें शादी करने के लिए। उषा रोते हुए गायत्री को गले लगा लेती है और वो कहती है कि माना कि हम एक नहीं हो सकते, लेकिन ना मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं ना, तो आज नहीं कल नहीं लेकिन एक दिन हम दोनों एक दूसरे के ज़रूर होंगे और मुझे शादी करनी है, लेकिन सिर्फ तुमसे करनी है। उषा गायत्री एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाते हैं। फिर शाम हो जाती है और उषा अपने घर चली जाती है, लेकिन गायत्री नदी के पास ही बैठी रहती है और वो सोचती है कि कितना बड़ा जिगरा है इसका, अपने प्यार को छोड़ के अपने दादा दादी के लिए किसी और से शादी कर रही है। वो खुद ही मौत को गले लगा ली और वो देखते ही देखते उषा का उस लड़के के साथ रिश्ता फिक्स हो जाता है। घर में सब खुश होते हैं, दादाजी दादी जी, और जो रिश्ता लेके आई थी वो भी खुश होते हैं। और आखिरी बार गायत्री आती है, वो ऐसे आती है जैसे वो पागल हो गई है। उसके कपड़े गंदे थे, बाल भी बहुत उलझे हुए थे। उषा उसको देखते और घबरा जाती है और वो कहती ये क्या हाल बना रखा है? तो गायत्री कहती छोड़ना, मेरी ज़िंदगी अब ऐसी बीतेगी, तू खुश रह। तो उषा कहती फिर से वही बात, तू तो ऐसे कह रही जैसे मैं अपने जानबूझ के शादी कर रही हूँ। तो गायत्री कहती है छोड़, खैर शादी मुबारक हो। तो उषा कहती है कि देख आज के दिन के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब जब मैं तुझे देखूंगी ना मुझे बहुत दुख होगा, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी और तेरी जो हालत होगी उसकी ज़िम्मेदार मैं खुद को ही मानूंगी। गायत्री और उषा आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाते, दोनों की आंखों में बहुत आंसू होते हैं और गायत्री रोते हुए अपने घर को चली जाती है। कुछ दिनों में उषा की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद उषा तो ससुराल चली जाती है और चीज़ें काफ़ी बदल जाती है। जिस गली में वो दोनों खेला करते थे वो गली सुनसान हो चुकी थी। गायत्री जहाँ बहुत दुखी थी वहीं उसके दादा और दादी जी बहुत खुश थे, क्योंकि आखिर माँ बाप का जिम्मेदारी होता है अपने बच्चे की शादी कराना। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, वो बहुत खुश थे। गायत्री अब जहाँ पे रहती थी ना, वो जगह, वो मोहल्ला, वो गाँव, वो सारी चीज़ें उसे काटने को दौड़ती थी। उसको वहाँ पे घुटन होती थी, उसको वहाँ पे अच्छे से नींद भी नहीं आती थी। शादी होने के बाद उषा 1 महीने के बाद जब अपने ससुराल अपने दादा दादी के पास आती है, तो उसने तो बोला था कि वो कभी गायत्री से नहीं मिलेगी, लेकिन वो देखना चाहती थी कि गायत्री अब ठीक है या नहीं। तो वो दादाजी से पूछती है कि दादाजी गायत्री आती है या नहीं? तो उसके दादाजी कहते हैं गायत्री जब से तू गई है वो तो आती ही नहीं है, लग रहा है अपने सखी के जाने से वो कुछ ज़्यादा ही दुखी हो गई है। तो उषा की आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन वो अपने आंसू को संभालती है। वो गायत्री के घर जाती, वो देखती है कि उसके घर में ताला लगा है। ये देख के वो काफ़ी शॉक हो जाती है और कहती है ये क्या, ये लोग तो है ही नहीं यहाँ पे, कहाँ गए? तो आसपास से पूछती है तो वो
कहती है कि गायत्री घर छोड़ के चली गई, और जब वो घर छोड़ के गई तो आसपास के लोग उसके घर वालों को ताने मारने लगे, तो उसके घर वाले घर में ताला बंद करके शहर चले गए और गायत्री का कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ गई है। तभी पीछे से एक आंटी आती है और वो कहती कहाँ गई होगी, जवान लड़की है, किसी जवान लड़के के साथ भाग गई होगी। तो उषा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे चिल्लाते हुए कहती है कि जब तक असलियत पता ना हो ना, बीच में बोला मत करो। पीछे से उषा की दादी आती है और वो उषा का हाथ पकड़ के घर के अंदर लेके जाते, और वो कहती कैसे बोल रही थी तू। तो उषा कहती देखा नहीं अपने गायत्री को वो क्या कह रही थी। तो उसके दादी कहती सही कह रही थी, भाग गई वो किसी लड़के के साथ। तो उषा कहती नहीं दादी, गायत्री ऐसी नहीं है। उसकी दादी गुस्से में कहती देख, जितने दिनों के लिए आई हो उतने दिनों अच्छे से रहे यहाँ पे, ठीक है, वरना तुझे कल ही भेज देंगे। उषा को यहाँ पे अब घुटन होने लगती, क्योंकि एक तो गायत्री के बारे में उसे पता चला तो उसका तो दिमाग ही पूरा शॉर्ट हो गया, और अब दादी जी भी ऐसे बोल रही थी, उसको बहुत पराया महसूस हो रहा था। वो अपना सामान पैक करती है, दादाजी की पाँव छूती है और वापस चली जाती है। घर जाके उषा बहुत रोती है और वो कहती है मैंने 2 इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ना मैं गायत्री की हो पाई, ना मैं अपने पति की कभी हो पाऊँगी। और बस इसी दर्द में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, और दर्द ने उसे दर्द सहना सिखा दिया था, और अब वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। उषा अपने ससुराल में अकेली ही रहती थी, क्योंकि जो उसकी सास थी वो खेत में घास काटने या फसल काटने जाती थी, और उसके जो ससुर थे वो भी खेतों में ही काम करने के लिए जाते थे, और उसका पति तो गाड़ी चलाता था, तो वो हमेशा बाहर ही रहता था, शहर से ही बाहर रहता था। उषा घर में अकेली चीज़ें सोच सोच के रोते रहती थी, उसको संभालने वाला कोई भी नहीं था। उषा की ज़िंदगी कुछ खास नहीं चल रही थी, हालांकि किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई भी सुकून नहीं था। उसकी सास एक दिन उसके पास आती है और उसे कहती है मैं समझ रही हूँ कि तुम पे क्या बीत रही है। उषा कहती है कि इनको कैसे पता चल गया कि मेरे पे क्या बीत रही है। तो उसकी सास कहती है कि तुम हमेशा अकेले रहती हो ना, तुम्हारे साथ कोई खेलने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ कि घर में कोई ले आओ, शादी के वैसे भी इतने महीने हो गए, हमें खुशखबरी कब दे रही हो। तो उषा कहती इतनी जल्दी भी क्या है, कम से कम 2-3 साल के बाद सोचेंगे ना। तो उसकी सास कहती क्या 2-3 साल के बाद समाज में नाक कटवाओगी क्या, यहाँ 1 साल में ही बच्चे हो जाते हैं और तुम 2-3 साल के बाद। मुझे नहीं पता, मेरे को अगले महीने तक खुशखबरी चाहिए। ये बोल के उसकी सास उसके पति या उषा के पति यानी कि वो अपने बेटे को कॉल करती है, उसे भी कह देती है कि अगले महीने तक खुशखबरी चाहिए। गाँव के लोग भी बात बनाने लग गए। बात को 1-2 महीने हो जाती है और उसकी सास कुछ ज़्यादा ही दबाव बना रही थी बच्चे के लिए उषा पे, तो और ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग ही फट जाएगा। तो अपने सास, अपने ससुर, अपने पति को खुश करने के लिए बच्चे के लिए मान जाती है, और वो अपने पति के साथ संबंध बनाती है और जिम्मेदारियां निभाती, क्योंकि अब उसने ना अपनी किस्मत को अपना लिया था। उसने सोच लिया था कि इसकी यही किस्मत है, वो कभी नहीं बदलने वाली। उसको ना तो अंदर से सुकून मिल रहा था, ना उसे जिस्मानी सुकून मिल रहा था। देखा जाए तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, कहीं भी उसके अंदर सुकून नाम का एस भी नहीं था। 2 महीने के बाद घर में खुशखबरी आती है और उषा एक बेटी को जन्म देती है। वो अपने पापा पे गई थी, उसका रंग सांवला था लेकिन दिखने में काफ़ी मनमोहक थी। उसका गोल मुंह था, उसकी छोटी छोटी आंखें थी। बेटी के आने से उषा की ज़िंदगी में थोड़े से बदलाव आते हैं। वो जब भी दुखी होती थी और जब भी उसका जीने का मन नहीं करता था, तो वो अपनी बेटी, जिसका नाम उसने विद्या रखा था, उसको देखती थी और उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था। उसे एक उम्मीद दिखती थी कि हाँ, मुझे अपनी बेटी के लिए जीना है। 3 साल के बाद उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वो मयंक रखते हैं। और उषा अपने दोनों बच्चे के साथ बहुत खुश थी। उषा ने अपने पति के साथ ज़्यादा ज़िंदगी नहीं गुजारी, क्योंकि जो उसका पति था वो गाड़ी चलाता था, वो हमेशा घर से बाहर ही रहता था। कभी कभी तो 1-2 साल के बाद ही आता था। तो उषा बस बच्चों के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। तो अपने बच्चों के सहारे थोड़ी खुश तो रहती थी, लेकिन जो गायत्री का गम था वो भी कभी कभी उसके सामने आ जाता था। और एक दिन उषा को फ़ोन आता है कि उसके दादाजी की तबीयत ख़राब है, शायद अंतिम क्षण में आके मिल लो। तो उषा को अपने दादाजी की फ़िक्र होती है, और वो जब रास्ते में थी तभी उसको फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि उसके दादाजी अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। उषा को बहुत दुख होता है। वो रोते रोते घर पहुंचती, अपने दादाजी को गले लगाती है और कहती दादाजी, मैंने आपसे ऊंची आवाज़ में बात की हो कभी तो मुझे माफ़ कर देना। सुनने के लिए उसके दादाजी थे नहीं, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा तो सुन रही थी। अंतिम यात्रा होती है, 13वीं भी हो जाती है, और इस बात को 1 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। इस बात को 1 महीने हुए थे कि तभी उसके ससुराल से किसी का फ़ोन आता है, और वो फ़ोन उसकी बुआ का था, और उसकी बुआ रो रही थी। जब उषा अपनी बुआ को रोता देखते हुए कहती क्या वो बुआ रो क्यों रही हो। तो उसकी बुआ कहती कि तेरी दादी
दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुन के उषा को एक झटका लगता है और वो कहती पिछले महीने तो मेरे दादाजी गए और अब दादी भी। उषा खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। अब उसका अपना कोई नहीं था, कोई था तो उसके बच्चे और उसके ससुराल वाले ही थे। दादी की मृत्यु के बाद उषा को बहुत रोना आता था और उसे गायत्री की याद आ रही थी, क्योंकि ये उसे याद आता है कि जब उसकी माँ की मृत्यु हुई थी तो गायत्री ने उसे कैसे संभाला था। काश वैसे ही कोई संभालने वाला दोबारा कोई मिल जाए। काश उसे फिर से गायत्री आके गले लगा के उसे संभाल ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ये था पार्ट 1 और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है, क्या गायत्री वापस आएगी या नहीं, या फिर उषा की ज़िंदगी ऐसी बीत जाएगी या इसकी ज़िंदगी में कोई और आ जाएगी। क्या होगा ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।